अध्याय 207 दो विकृत दिमाग। पुनः प्रवर्तन। हॉलिंगटन शहर, पिछली गली। दुनिया के किसी भी शहर की तरह हॉलिंगटन शहर की अपनी झुग्गियां और गंदी गलियां थीं जहां अपराधी, ठग या अन्य असामाजिक तत्व रहते थे या सक्रिय थे। संकरी, घुमावदार सड़कें रोशनी को निगलती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे केवल परछाइयां ही बची थीं जहां हर कोने पर खतरा मंडरा रहा था। यहाँ की हवा क्षय और हताशा की दुर्गंध से भरी हुई थी, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत पतली थी। सड़ते हुए कूड़े और गंदगी की गंध हर चीज में व्याप्त हो गई, जो कभी कभार किसी ऐसे व्यक्ति की दूर की आवाज के साथ मिल जाती थी जो बचाने के लिए बहुत दूर चला गया था। ये प्रायः अराजक क्षेत्र थे जहाँ कभी कभी जीवन की कीमत रोटी से भी सस्ती हो जाती थी। यहाँ नैतिकता एक विलासिता थी जिसे कोई भी वहन नहीं कर सकता था, और मानव जीवन का मुद्रा की तरह व्यापार किया जाता था, सस्ता और आसानी से खर्च किया जाने वाला। इन छायादार कोनों में सत्ता का शासन था और दया एक भूली हुई अवधारणा थी। कमजोरों ने या तो छिपना सीख लिया या ताकतवरों द्वारा उन्हें निगल लिया गया, और उनके पास हड्डियों और खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं बचा। गरीबी के ऐसे क्षेत्रों में केवल मजबूत और कुशल लोग ही जीवित बचे थे, और यहाँ तक कि ताकतवर लोग भी शायद ही कभी बिना किसी घाव के बच पाते हैं, शारीरिक और अन्य तरह से। पुराने जर्जर मकानों में से एक में एक पल की अशांति फैल गई। पैरों के नीचे लकड़ी के चरमराने की धीमी आवाज ने शांति को तोड़ दिया, दमनकारी चुप्पी में एक सूक्ष्म बदलाव। जीर्ण शीर्ण परिवेश के बीच भी यह घर अलग दिखता था। इसकी टूटी खिड़कियां और झुकी हुई छत इसके भीतर कहीं अधिक भयावह चीज का आभास कराती थी। यह एक ऐसी जगह थी जो अपने आप में डूबती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो अंदर किए गए पापों के बोझ ने दीवारों को निराशा में झुका दिया हो। घर के अंदर कुछ सस्ते, पुराने फर्नीचर के अलावा कुछ भी नहीं था। दीवारों पर धूल से ढकी अलमारियां और फटे हुए पर्दे उपेक्षा का भ्रम पैदा कर रहे थे, हालांकि वास्तविक गतिविधि सतह के ठीक नीचे थी। हवा बासी थी, धूल और फफूंदी की गंध से भरी हुई थी, हालांकि असली खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ था। कमरे में बेचैनी का माहौल व्याप्त हो गया, मानो यह उन लोगों के दुर्भावनापूर्ण इरादों से ग्रस्त हो जो वहां अक्सर आते थे। हालांकि ये सब सिर्फ एक दिखावा था, गली के अन्य घरों की नकल करने के लिए एक कृत्रिम बदलाव। गंदी बाहरी और जर्जर उपस्थिति को ध्यान से देखने वालों को गुमराह करने के लिए तैयार किया गया था, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि बंद दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या चल रहा था, कोई भी इसे करीब से नहीं देख सके। घिसे हुए फर्श बोर्डों के नीचे सच्चाई उबल रही थी, जो चुभती नजरों से छिपी हुई थी। यह एक जाल था, एक मुखौटा जिसके नीचे योजनाओं और साजिशों का अंधेरा जाल छिपा हुआ था। इस जर्जर दिखने वाले मुखौटे के नीचे दो लोग एक दूसरे के बगल में खड़े थे। एक के हाथ में कागज का लंबा टुकड़ा था, जबकि दूसरे के हाथ में चमकदार चट्टान थी। कागज पुराना और घिसा पिटा था, उसके किनारे घिसे पिटे थे, लेकिन उस पर लिखावट अभी भी गुप्त ऊर्जा से स्पंदित थी। दूसरे के हाथ की चट्टान अशुभ रूप से चमक रही थी, शक्ति से हल्की चमक रही थी, मानो अपने आप में जीवित हो। एक टिमटिमाते बल्ब की धीमी रोशनी पूरे कमरे में लंबी छाया डाल रही थी, जिससे दृश्य में बेचैनी महसूस हो रही थी। परछाइयां टूटी हुई दीवारों के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं, उनके टेढ़े मेढ़े किनारे छत की ओर रेंग रहे थे, मुड़ रहे थे और टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, मानो उपस्थित लोगों के विचारों की नकल कर रहे हों। अगर हम इस बार ऐसा करने में कामयाब रहे, तो हम पहले की तुलना में अपने लक्ष्य के और भी करीब होंगे। महिला की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, प्रत्याशा से तेज। कागज पकड़ते समय उसकी उंगलियां थोड़ी कांपने लगी, उसका उत्साह बमुश्किल काबू में आया। महिला की आवाज तात्कालिकता से भरी हुई थी, उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही थीं जब वह अपने हाथों में कागज को देख रही थी। टिमटिमाती रोशनी ने उसकी आंखों में भयानक प्रतिबिंब डाले, जिससे वह लगभग बुखार से भरी हुई लग रही थी, जो आने वाला था उसके वादे से भस्म हो गई। ये बोलने वाली महिला की आवाज थी, जिससे पता चलता है कि दोनों में से एक महिला थी। मुझे यकीन है कि हम करेंगे। अपवित्र सन संप्रदाय के उन कमीनों के कारण हमें देरी हुई है।
देखो अंत में क्या हुआ। अब उनके अतीत के गौरव का कोई निशान नहीं है। उस आदमी की आवाज़ धीमी थी, कड़वाहट से भरी हुई थी। उसने शब्द उगल दिए, उसकी पकड़ चट्टान पर मजबूत हो गई, जैसे कि वह कल्पना कर रहा हो कि यह संप्रदाय के सदस्यों में से एक है। हम्फ, वे अपने नए युवा रंगरूटों के साथ बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट हो गए होंगे। एक नहीं बल्कि सभी 5 प्रमुख कुलों को एक साथ अपमानित करना। यहाँ तक कि राक्षस भी इस तरह का करतब दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते। उसके होंठ एक व्यंग्य में बदल गए, उनकी लापरवाही के प्रति उसका तिरस्कार स्पष्ट था। उसके स्वर में कोई सहानुभूति नहीं थी, केवल किसी और का पतन देखने की ठंडी संतुष्टि थी। मैं जानता हूँ। फिर भी मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे उन्होंने अचानक कबीले को निशाना बनाया और इतनी आसानी से मिट गए। जरूर कोई कारण होगा कि वे सीधे कबीले के उत्तराधिकारियों पर हमला करने के लिए पहुंच गए। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। घटनाओं की श्रृंखला पर विचार करते समय उसकी आवाज़ में संदेह रेंगने लगा। इसके बारे में कुछ ऐसा महसूस हुआ, मानो पहेली का कोई टुकड़ा छूट गया हो। इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। हमें इस मामले में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बताए अनुसार अपना काम करना है। उसकी आवाज़ तेज थी, जो उसके विचारों की श्रृंखला को काट रही थी। उसे ध्यान भटकाने में कोई रुचि नहीं थी, केवल आगे क्या होने वाला था उसमें उसकी रुचि थी। आप सही कह रहे हैं। सामान्य मानव शहरों के आसपास ओझाओं की हालिया वृद्धि के साथ हर जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हमारे कार्य और भी अधिक संयमित हो गए हैं। सौभाग्य से आखिरकार हमें यह मौका मिल गया, वह आदमी हताश स्वर में बोला। उसके हाथ चमकदार चट्टान के चारों ओर कस गए, उसकी उंगलियां तनाव से सफ़ेद हो गईं। ये सब उन मूर्खों के लिए धन्यवाद है जो आगे बढ़े और खुद को मार डाला, जिससे कुलों को सक्रिय रूप से हर जगह विधर्मियों की तलाश करनी पड़ी। वे ओझा पागल कुत्तों की तरह हैं, एक बार चिन्हित होने के बाद वे नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, बहुत कष्टप्रद। महिला ने ये शब्द उगल दिए। कमरे में घूमते समय उसकी आंखों में जलन झलक रही थी। महिला झुंझलाकर बोली, ठीक है, ज्यादा तनाव मत लो। ये शहर अभी भी दूसरों की तुलना में एक प्रकार का बैकवाटर है और यहाँ के लोगों की ओझाओं के अस्तित्व पर अलग अलग राय है, इसलिए हमारे लिए अधिक मात्रा में सामान लाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आत्माएं। उस आदमी की आवाज़ शांत थी, लगभग बहुत शांत, मानो उसने आने वाली अराजकता से पहले ही समझौता कर लिया हो। कहानी खत्म, अलविदा।